हेलो फ्रेंड्स, ये हम लोगों का जो क्रोमोसोम का जो है फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग जो है क्रोमोसोम पढ़ेंगे। हम लोग जो पहले लेक्चर है उसमें पूरा सेल जो है अपन का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हम लोगों का चैप्टर है वो है क्रोमोसोम। ठीक, तो क्रोमोसोम क्या है? ठीक, जैसे इसके नाम से है, क्रोमोसोम। क्रोमो मतलब होता है कलर, सोम मतलब होता है बॉडी। ठीक, तो साइंटिस्ट ने जब जो है जो सेल है उसको किसी स्टेन से डाई से जो है क्या किया, स्टेनिंग किया। ठीक, तो उनको जो कलरफुल बॉडी दिखाई दिया, उसी कलरफुल बॉडी को उन्होंने क्या बोल दिया, क्रोमोसोम बोल दिया। ठीक, तो क्रोमोसोम होता है क्या, ये डार्कली स्टेन रॉड से जो है बॉडीज होता है, जिसको हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू जो माइटोटिक के मेटाफेज जो स्टेज होता है वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, क्रोमोसोम को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्रोमा मतलब कलर, सोमा मतलब बॉडी। ठीक, तो क्रोमोसोम मतलब कलर जो बॉडी दिखाई देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। ठीक, अब नेक्स्ट आता है क्रोमोसोम का डिस्कवरी। ठीक, क्रोमोसोम का डिस्कवरी किसने किया था, स्ट्रासबर्गर ने किया था। ठीक, क्रोमोसोम जो टर्म किसने कॉइन किया था, तो वार्डेयर ने किया था। ये दो दोनों चीजें हैं, आपको याद रखना। टर्म देना मतलब उसका नाम दिया, और डिस्कवर किया मतलब सबसे पहले इसको क्या किया था, खोजा था कि ऐसा कुछ बॉडी है करके। ठीक, अब अपन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कि कौन से स्टेन का यूज करते हैं। ठीक, तो बेसिक डाई का यूज करते हैं, और बेसिक डाई में क्या क्या आता है, एसिटोकेरामाइन आते हैं और फ्यूजन स्टेन आता है। ये दो चीजें आप लोग याद रखोगे कि जब हमको क्रोमोसोम का क्या करना है, देखना है, हम लोग बेसिक डाई का यूज करेंगे। और बेसिक डाई कौन कौन से है, एसिटोकेरामाइन है और फ्यूजन स्टेन है। ठीक, नेक्स्ट हम लोगों का आता है क्रोमोसोम नंबर। ठीक, तो क्रोमोसोम नंबर जो तीन टाइप के होते हैं जब भी आप देखोगे। ठीक, तो क्रोमोसोम नंबर तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर, दूसरा होता है गेमेटिक क्रोमोसोम नंबर, तीसरा होता है बेसिक क्रोमोसोम नंबर। तो तीनों को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर। जैसे आपको कोई प्लांट है, ये इसके रूट्स हैं, ये इसके लीव्स हैं, ठीक, ये सब क्या है, इसके लीव्स हैं। और यहाँ पे समझो एक फ्लावर बना है जिसमें क्या है आपका, ये आपका स्टिग्मा हो गया और यहाँ पे आपका एंथर हो गया। ये आपका क्या है, फ्लावर। ये आपका एक क्या है, ये आपका फ्लावर है। ठीक, ये आपका क्या है, लीफ है। ठीक, ये आपका स्टेम है, ये आपका क्या है, रूट है। ये कंप्लीट क्या है, प्लांट है। अब देखो सोमेटिक सेल किसको बोलते हैं, लीफ में, स्टेम में, ठीक, रूट में, और जो फ्लावर के अंदर में पोलन ग्रेन है उसको छोड़ के ना। ठीक, आपको आपको सोमेटिक क्रोमोसोम, आपको सोमेटिक सेल कहाँ कहाँ पे रहेगा, फ्लावर बस को छोड़ दो। फ्लावर के अंदर में जो पोलन ग्रेन बनता है और जो एक सेल बनता है इसको छोड़ दो। बाकी सब जगह चाहे वो लीफ हो, स्टेम हो या रूट हो, यहाँ पे जो सेल रहेंगे उनको क्या बोलेंगे, सोमेटिक सेल बोलेंगे। और इस सोमेटिक सेल में इन तीनों जगह क्या होगा, सोमेटिक सेल होगा। और इस सोमेटिक सेल में जो क्रोमोसोम रहेगा, क्रोमोसोम का नंबर रहेगा, क्रोमोसोम का नंबर रहेगा, उसी को क्या बोलेंगे, सोमेटिक सेल क्रोमोसोम नंबर। ठीक, उसको क्या बोलेंगे, सोमेटिक सेल क्रोमोसोम नंबर। तो एक आपको समझ में आ गया कि सोमेटिक सेल क्रोमोसोम नंबर अब क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है गेमेटिक क्रोमोसोम नंबर। तो यहाँ पे गेमेट बनेगा, क्या होता है, बनता है पोलन ग्रेन बनता है, आपको पता होगा पोलन ग्रेन बनता है। और जो एक सेल बनता है या जिसको मेगास्पोर भी बोलते हैं। ठीक, तो एक सेल या मेगास्पोर, ठीक, या पोलन ग्रेन, इनमें जो क्रोमोसोम नंबर रहेगा, इनमें जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर। ठीक, उसको क्या बोलेंगे, गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर। ठीक, और इसको क्या बोलेंगे, सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर।
ठीक। तो गैमेटिक क्रोमोसोम आपको कहाँ नंबर कहाँ पे दिखाई देगा, गैमेटिक सेल में दिखाई देगा, और सोमैटिक आपको कहाँ पे दिखाई देगा, सोमैटिक सेल में। जनरली आपका जो गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर है, जनरली आपका जो है गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ होता है सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर की। ठीक, आपका जो गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर है वो जनरली, ठीक जनरली बोल रहा हूँ यहाँ पे वर्ड एक यूज कर लेना, जनरली जो है सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर के हाफ होते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे वीट का ले लेते हैं, ट्रेटिकम एस्टिवम, आपको पता होगा इसमें कितना क्रोमोसोम नंबर आता है, 42 होता है। ठीक, ये हेक्साप्लॉइड है। ठीक, तो इसका ये क्या है, 42 आपका क्या है, सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर। सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर कितना है, 42। ठीक, अब इसका हमको गैमेटिक निकालना है, तो 42 को क्या करेंगे, गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर के लिए 42 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा। ये जो 21 है ये क्या है, गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर है। ठीक, होप आप लोगों को ये जो सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर और गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर समझ में आएगा। नेक्स्ट आता है बेसिक क्रोमोसोम नंबर। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका बेसिक क्रोमोसोम नंबर। तो जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर है किसी भी स्पीसीज का कांस्टेंट होता है। ठीक, ये कभी चेंज नहीं होता। बेसिक क्रोमोसोम नंबर है, कोई भी स्पीसीज है तो कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो जैसे अपन लिखते हैं वीट को, आप लोगों को याद होगा हम अपन कैसे लिखते हैं। एक्चुअली में अगर बेसिक क्रोमोसोम नंबर का डेफिनेशन बोले तो कोई स्पीसीज है तो उसका जो ट्रू डिप्लॉइड होगा, मतलब जिससे वो ओरिजिनेट हुआ है, जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम आपको पता होगा, जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम है, ठीक, ये किससे ओरिजिनेट हुआ है आपको, आप लोगों को पता होगा, ट्रिटिकम मोनोकोकम। और जो अनआइडेंटिफाइड स्पीसीज जो है उनके क्रॉस से फिर ट्रिटिकम ड्यूरम बना, फिर ट्रिटिकम ड्यूरम के बाद आपका ट्रिटिकम एस्टिवम बना। तो ऐसे करके जो ये जो ट्रिटिकम एस्टिवम इसका जो ट्रू डिप्लॉइड होता है, इसका ट्रू डिप्लॉइड मतलब ये जिससे ओरिजिनेट हुआ, जो डिप्लॉइड स्पीसीज, ठीक, ये आपका जो है डिप्लॉइड स्पीसीज है, जिससे ओरिजिनेट हुआ उसका जो गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर होता है वही आपका क्या होता है, बेसिक क्रोमोसोम नंबर। तो ट्रिटिकम मोनोकोकम को हम लोग ऐसे लिखते हैं 2n इज इक्वल टू 2x, मतलब ये डिप्लॉइड है, ठीक, और 40। ठीक, तो इसका हाफ आपका क्या होगा, 7 आएगा, और यही आपका क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम का बेसिक क्रोमोसोम नंबर है। और आपको अगर निकालना है बेसिक क्रोमोसोम नंबर तो एक सिंपल सा फंडा है, आप जब भी कभी भी किसी को भी क्रॉप का, कोई सा भी क्रॉप, उसका जब भी आप लोग क्रोमोसोम नंबर लिखते हो कुछ तो कुछ इस तरह से लिखाते हैं, 2n इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 42। ठीक, ये आपका सोमैटिक सेल के बारे में बताता है, ये आपका सोमैटिक सेल में कितना क्रोमोसोम है उसके बारे में बताता है, और ये उस स्पीसीज के पॉलीप्लॉइडी लेवल के बारे में बताता है। तो जो वीट होता है वो 6x है, मतलब वो हेक्साप्लॉइडी स्पीसीज है। तो जो जितना उसका पॉलीप्लॉइडी लेवल है उससे आप डिवाइड कर दो तो आपको बेसिक क्रोमोसोम नंबर मिल जाएगा। जैसे कि ये क्या है, हेक्साप्लॉइड है, तो 42 डिवाइडेड बाई 6 कर दो तो आपका आ जाएगा 7। ये आपको क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम का बेसिक क्रोमोसोम नंबर है। और जो ये बेसिक क्रोमोसोम नंबर है डिप्लॉइड के लिए याद रखना, जो गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर होता है डिप्लॉइड स्पीसीज के लिए, जो गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर होता है, ठीक, और जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर होता है वो हमेशा इक्वल होता है, ये हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक, ये आपका एक एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बनाना का। बनाना को हम लोग ऐसे लिखते हैं 2n इज इक्वल टू, बनाना आपका ट्रिप्लॉइड होता है, 3x इज इक्वल टू 33, ऐसे लिखते हैं। तो देखो इसका पॉलीप्लॉइडी क्या है, ट्रिप्लॉइड है, तो 33 को किससे डिवाइड करोगे, 3 से, तो ये आपका बेसिक क्रोमोसोम नंबर निकल जाएगा। बेसिक क्रोमोसोम नंबर इज इक्वल टू 33/3 इज इक्वल टू 11। ये आपका बनाना का होगा। ठीक, ये आपका बनाना का हो गया। ऐसे ही करके हम जितने भी स्पीसीज हैं, ठीक, उन सब के बेसिक क्रोमोसोम नंबर निकाल सकते हैं। कैसे, उसके पॉलीप्लॉइडी लेवल से आप डिवाइड कर दो, आपको इजीली जो है इसका बेसिक क्रोमोसोम नंबर मिल जाएगा। ये हो गया हमारा 3 सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर। ठीक, जो सोमैटिक सेल है उनमें जो क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे, गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर जो गैमेट में प्रेजेंट रहेगा, बेसिक क्रोमोसोम नंबर, यहाँ पे देखो ट्रू डिप्लॉइड लिखा हूँ मैं,
इस ट्रू डिप्लॉयड को आपको याद रखना है हमेशा, ठीक। उस कोई भी स्पीसीज किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म से ही ओरिजिनेट हुआ है, अगर वो पॉलीप्लॉयडी है तो फिर, ठीक। तो उस डिप्लॉयड स्पीसीज को आपको ढूंढना है और उसका हाफ करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, बेसिक क्रोमोसोम नंबर। या तो फिर आप सीधा डायरेक्ट कर सकते हो उसके पॉलीप्लॉयडी लेवल को डिवाइड करके, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका, ठीक, आपको जनरली कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कितना क्रोमोसोम, सबसे लोवेस्ट क्रोमोसोम किस में रहता है, ठीक। तो प्लांट में सबसे लोवेस्ट क्रोमोसोम जो है हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस में होता है, ठीक। 2n=4 होता है, ठीक। और प्लांट में ही सबसे ज्यादा किस में होता है, ऑफियोग्लोसम रेटिकुलेटम में होता है। इसमें सबसे हाईएस्ट होता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 1250। ये दोनों चीजों को याद रखना है प्लांट में, ठीक। ये क्वेश्चन आता है कि इसमें प्लांट में जो है सबसे कम जो है क्रोमोसोम रहता है, तो हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस में 2n=4 होता है, और हाईएस्ट आपका क्या होता है, ऑफियोग्लोसम रेटिकुलेटम में। नेक्स्ट आता है आपका एनिमल में। एनिमल में सबसे कम किस में होता है, एनिमल में आपका जो स्कैरिस होता है, ठीक, स्कैरिस जो निमेटोड है, ठीक, इसमें जो है सबसे कम लोवेस्ट क्रोमोसोम नंबर रहता है, 2n=2, ठीक। और हाईएस्ट आपका कितना है, किस में रहता है, एनिमल में, प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ में आपका 2n=1600 जो है क्रोमोसोम रहते हैं। ये जो चार चीजें हैं इसको आप लोगों को याद रखना है। एक नेक्स्ट आता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है कि लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम, ठीक, लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम कौन से प्लांट में मिलता है, तो लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम आपका जो ट्रिलियम का प्लांट है उसमें पाया जाता है। इसको याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। अब नेक्स्ट आता है आपका फीचर ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है उसके फीचर क्या है। आप जब देखोगे क्रोमोसोम, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। इनमें क्या है, जीन ऐसे प्रेजेंट है। तो जीन्स क्या होते हैं, इसमें लीनियर फैशन में प्रेजेंट रहते हैं, पहला फीचर। दूसरा है ये आपको न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है, ये अपन जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर में दिखाई देगा, ये उसके अंदर में रहेगा, ठीक, न्यूक्लियस के अंदर में रहेगा। दूसरा, ये जो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, इन तीनों से मिलके बना रहता है। डीएनए भी रहता है, आरएनए भी रहता है और प्रोटीन भी रहता है, ठीक। इसमें डीएनए भी रहता है, आरएनए भी रहता है, प्रोटीन भी रहता है। ये आपका हो गया फीचर्स कि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के क्या कैरेक्टर है इसके बारे में। अब नेक्स्ट आता है आप लोगों का मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, ठीक। जब अपन क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी देखते हैं, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये आपका एक क्रोमोसोम है, ये आपका क्या है, सेंट्रोमियर, जिस झिल्ली से घिरा हुआ है, ठीक, क्रोमोसोम, उसको क्या बोलते हैं, पेलिकल। ये जो टर्मिनल रीजन है इसको क्या बोलते हैं, टेलोमियर। इसके अंदर में आपका ऐसे धागे लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, और कुछ दाने लाइक स्ट्रक्चर रहता है। इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर। और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है जैसे यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोनीमा। ठीक, ये आपका हो गया क्रोमोनीमा। जो दाने जैसे स्ट्रक्चर है उसको क्या बोले, क्रोमोमियर। ये आपका एक बेसिक जो क्रोमोसोम है आपको ऐसे टाइप से दिखाई देता है। और इसके अंदर में और रहता है, ये है आपका जो मैट्रिक्स, जो दाने दाने लाइक स्ट्रक्चर से मैं बना रहा हूँ। रेड कलर है उसको चेंज कर देता हूँ। ये जो कि पूरा का पूरा कहाँ पे रहेगा, पूरे इसके अंदर में रहेगा, पेलिकल के अंदर। इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ये आपका एक क्रोमोसोम का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसी के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं कि क्या है कैसे है करके। ठीक, तो आपका सबसे पहला सेंट्रोमियर। ठीक, सेंट्रोमियर का और क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक,
काइनेटोकोर बोलते हैं। ये क्या है, ये ऐसा रीजन है जहाँ से आपका स्पिंडल फाइबर आके अटैच होता है। जब आप मेटाफेज में सेंट्रोक्रोमोसोम को देखोगे तो क्या होगा, ऐसे जो है आपका यहीं पे आकर सेंट्रोमियर आके अटैच हुआ रहता है। आप लोग देखोगे तो ऐसे यहीं पे आपका जो है स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो रहते हैं। उसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। यहाँ पे जो डीएनए रहता है सेंट्रोमियर में, उसी डीएनए को अपन क्या बोलते हैं, सेट डीएनए बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आपका जो सेट डीएनए है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, सेंट्रोमियर में। सेंट्रोमियर में जो क्रोमेटिन रहता है, ठीक, आगे जाके मैं क्रोमेटिन के भी बारे में भी बताऊंगा। तो जो सेंट्रोमियर में जो क्रोमेटिन रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। आपको जो क्रोमेटिन मिलेगा सेंट्रोमियर में उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोक्रोमेटिन बोलेंगे। और यहाँ का जो डीएनए होता है वो हाईली रिपीटेटिव होता है। हाईली रिपीटेटिव मतलब क्या, यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, ठीक, यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है वो कंटिन्यूअसली रिपीट हुआ रहता है, ठीक। तो ये 4 चीजें आप लोगों को इसमें याद रखना है, ठीक। इसका नाम जनरली कभी कभी पूछ देता है कि क्या बोलते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका क्रोमेटिड, ठीक। तो आप जब मेटाफेज में क्रोमोसोम को देखोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा। तो इसका जो लॉन्गिट्यूडनल सब यूनिट है, मतलब यहाँ से जब इसको ऐसे काट देंगे, यहाँ से क्या करेंगे, कट करेंगे, तो इस तरफ हमको एक मिलेगा, ऐसे इस तरफ एक मिलेगा। तो जो एक एक मिल रहा है, ये वाला, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमेटिक। तो लॉन्गिट्यूडनली सब यूनिट ऑफ क्रोमोसोम मेटा, या फिर इसको सीधे बोले तो मेटाफेज क्रोमोसोम का जो लॉन्गिट्यूडनली सब यूनिट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है क्रोमोसोम का, ठीक। इसको याद रखना कि जो क्रोमेटिड होता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। नेक्स्ट आता है टू क्रोमेटिड प्रेजेंट ड्यूरिंग प्रोफेज। प्रोफेज के टाइम में आपको जो है, ठीक, 2 क्रोमेटिड दिखाई देगा। मेटाफेज में भी आपको 2 क्रोमेटिड दिखाई देगा। फिर ये जो कट बताया ना, ये एनाफेज में आपका कटता है। एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर डिवाइड होता है और उसके बाद 2 हमको क्रोमेटिड मिलते हैं। एक क्रोमोसोम से हमको 2 क्रोमेटिड मिलते हैं, ठीक। क्रोमेटिड जो है सेपरेट होता है एनाफेज में, ये तो बता दिया अभी, ठीक। डीएनए प्रेजेंट इन क्रोमेटिड रेप्लिकेट ड्यूरिंग एज फेज। जो एज फेज होता है, जब आप लोग सेल साइकिल पढ़ोगे तो सेल साइकिल कैसे कंप्लीट होता है किसी भी सेल का, G1 एज, G2 और ये आपका M हो गया। तो G1 एज और G2 इन तीनों को मिला के इंटरफेज बोलते हैं, ठीक। इस M को क्या बोलते हैं, डिवीजन फेज बोलते हैं। और इसी डिवीजन फेज में आपका जो अलग अलग जो है क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज आता है, ठीक। ये आपका अलग अलग फेजेस है। तो जो है यहाँ पे इस एज फेज में, एज मतलब सिंथेसिस, इसी फेज में आपका जो क्रोमेटिड है 1 से 2 होता है, ठीक। और यहाँ पे एना फेज में जाके वो क्या होता है, जो 2 क्रोमेटिड होता है एक क्रोमोसोम में, वो एक दूसरे से फिर अलग अलग हो जाते हैं। ये आपका हो गया क्रोमेटिड के बारे में। आपको बताया फिर से, क्रोमेटिड किससे ज्वाइंट हुआ है, सेंट्रोमियर से। यहाँ पे देखो ये सेंट्रोमियर से ज्वाइंट होता है। तो सेंट्रोमियर डिवाइड होता है, जैसे सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ आपका 2 क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम से मिल जाता है। मेटाफेज के जो एक क्रोमोसोम है उससे 2 क्रोमेटिड मिल जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है टेलोमियर। ये टर्मिनल रीजन है, मैंने बता दिया कि टेलोमियर क्या होता है, टर्मिनल रीजन होता है क्रोमोसोम का। जैसे ये वाला रीजन हो गया, 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 ये सब क्या है, ये सब आपका टेलोमियर है, ठीक। ये क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक। क्रोमोसोम को क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जो हरमन मुलर है उन्होंने जो है टेलोमियर टर्म जो है कॉइन दिया था, ठीक। टेलोमियर टर्म जो है हरमन मुलर ने दिया था।
ये एक स्ट्रक्चर है नॉर्मल जो है किसका, क्रोमोसोम का। अब नेक्स्ट आता है क्रोमोमियर। क्रोमोमियर को मैंने बताया बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप लोग प्रोफेज फर्स्ट में देख सकते हो। ठीक, इसको आप देख सकते हो प्रोफेज फर्स्ट में। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमोमियर। इसका प्लूरल फॉर्म होता है क्रोमोनीमेटर। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक, क्रोमोसोम का 5 अलग अलग चीजें पढ़ी है। अब नेक्स्ट आता है 6 वाला, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो आप जब देखोगे, ठीक, आप जब देखोगे तो जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ये आपका एक क्रोमोसोम है। ठीक, यहाँ पे आपका स्पिंडल फाइबर आके जुड़ा है। ठीक, यहाँ पे आपका क्या है, स्पिंडल फाइबर आके जुड़ा है। तो जहां से स्पिंडल फाइबर जुड़ा रहेगा उस पार्ट को हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं या सेंट्रोमियर बोलते हैं। इसके अलावा और कहीं पे दबा हुआ पार्ट दिखेगा, यहाँ पे दबा हुआ है थोड़ा सा। ठीक, इसके अलावा कहीं पे और दबा हुआ दिखेगा, जैसे यहाँ पे दबा हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका स्पिंडल फाइबर आके नहीं जुड़ा है। तो इस जो दबा हुआ पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। इसे दबे हुए भाग को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ठीक, तो ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे आपका स्पिंडल फाइबर आके नहीं जुड़ते, इस चीज को याद रखना है। जैसे एग्जांपल के लिए एक और ले लो, आपकी स्पिंडल फाइबर यहाँ इस रीजन से आके जुड़ रहे हैं। तो ये वाला जो रीजन है ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर हो गया, और यहाँ से नहीं जुड़ रहे हैं। ठीक, स्पिंडल फाइबर यहाँ से नहीं जुड़ा है, तो ये हमारा क्या होगा, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। याद रखना हमेशा जो स्पिंडल फाइबर है वो कहाँ से जुड़ता है, आपके प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर से जुड़ता है। ठीक, ये हो गया आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये समझ में आया होगा। जिस भी क्रोमोसोम के पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है उस क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, सेट क्रोमोसोम। उस क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, सेट क्रोमोसोम। और जो ये इसका टेलोमियर है, टेलोमियर से जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है उनके बीच का जो दूरी होता है या बीच में जो बॉडी प्रेजेंट रहता है, जैसे ये वाला, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बॉडी बोलते हैं। सैटेलाइट या सैटेलाइट बॉडी बोलते हैं। ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी, आप पढ़ लेते हैं। ठीक, ठीक, कंस्ट्रिक्टेड रीजन अदर देन सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के अलावा कोई और कंस्ट्रिक्टेड रीजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जिस क्रोमोसोम में होता है उसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम बोलते हैं, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक, या सेट क्रोमोसोम बोलते हैं। ये तीनों चीजें आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। अब क्या होता है, ठीक, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है, यही जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन करता है जब ये अनकॉइल्ड स्टेज में रहता है। तो आप लोगों को पता होगा, ठीक, कि सेंट्रोमियर कॉइल्ड कब होता है, जब वो प्रोफेज के लेट प्रोफेज में है उसके बाद वो कॉइल्ड होना शुरू होता है। ठीक, तो इंटरफेज में और प्रोफेज में ये अनकॉइल्ड स्टेज में रहता है। ठीक, इसके बाद ये मेटाफेज में क्या आता है, कॉइल्ड हो जाता है। ठीक, एनाफेज में भी कॉइल्ड रहता है, तीनों फेज में फिर से क्या हो जाता है, अनकॉइल्ड हो जाता है। ये आपका अनकॉइल्ड हो जाता है, इन दोनों में आपका क्या है, कॉइल्ड है। ठीक, यहाँ पे भी क्या है, अनकॉइल्ड है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि आपने क्या मैंने क्या बताया कि अलग अलग जितने भी क्रोमोसोम है, ठीक, जैसे कि आपको पता अनकॉइल्ड रहेगा तो ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक, धागे जैसे संरचना रहेंगी। तो इनकी इस धागे जैसे संरचना में जैसे ये वाला पार्ट क्या बनाएगा, आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बनाएगा। तो ये वाला पार्ट क्या होता है, जब अनकॉइल्ड स्टेज में रहता है तो जैसे बहुत सारे क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है।
तो इन सब का ये वाला रीजन जो है एक साथ आ जाते हैं, जैसे कि ये अनकॉइल्ड स्टेज में है, ये इसका क्या है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बनाने वाला रीजन है। दूसरा क्रोमोसोम ऐसे आ गया, ये वाला क्या है आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बनाने वाला रीजन है। तीसरा ऐसे आ गया, ये वाला क्या है आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बनाने वाला रीजन है। चौथा ये आ गया, ये वाला रीजन आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बनाता है। ऐसे करके उस ऑर्गेनिज्म में जितने भी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वाले क्रोमोसोम हैं, उन सब का जो न्यूक्लियोलस का फॉर्म, उन सब का जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बनाने वाला रीजन है वो एक साथ आ जाते हैं। और एक साथ आने के कारण हमको क्या दिखाई देता है, डेंस पार्टिकल दिखाई देते हैं, या डेंस जो है जगह दिखाई देता है, जिसको अपन न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक, इसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो ये कब होता है, जब आपका जो क्रोमेटिन फाइबर है अनकॉइल्ड स्टेज में रहता है। इसीलिए न्यूक्लियोलस हमको इंटरफेज में दिखता है, प्रोफेज में दिखता है, लेकिन मेटाफेज एनाफेज में नहीं दिखता, क्योंकि वहां पे वो कॉइल हो जाता है, इसलिए नहीं दिखता। फिर से अपन टीलोफेज में आते हैं तो अनकॉइल्ड होता है, तो फिर से हमारा जो न्यूक्लियोलस जो है दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक, तो जो रीजन जो है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का फॉर्मेशन करता है, ठीक, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन। या जो रीजन जो है न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन करेगा, उस रीजन को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन। ठीक, इसलिए इसको न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर क्रोमोसोम भी बोलते हैं। ठीक, ये दो चीजें आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, ये हो गया न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन के बारे में हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए। आप लोगों को बताया हूँ मैं कि जो न्यूक्लियोलस होता है वहां पे किसका किसका सिंथेसिस होता है, राइबोसोम का, और किसका होता है, आरआरएनए का। ठीक, तो राइबोसोम और आरआरएनए का सिंथेसिस करने के लिए वहां पे जीन प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन में। ठीक, नेक्स्ट आता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और जो टीलोमियर है उसके बीच में जो प्लेस रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट या सैटेलाइट बॉडी बोलते हैं। इसको मैं बता दिया हूँ। ठीक, और जिस क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन उसको सेट क्रोमोसोम बोलेंगे, सैटेलाइट क्रोमोसोम बोलेंगे, या न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर क्रोमोसोम बोलेंगे। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आता है मैट्रिक्स, जो अक्रोमेटिक मटेरियल रहता है जिसमें आपका क्रोमोनीमेटर बैठा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक, ये आपका मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आता है आपका पेलिकल। ठीक, पेलिकल क्या है, जो मैट्रिक्स को कवर किया रहता है, झिल्लीनुमा जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। पेलिकल और जो मैट्रिक्स होता है ये नॉन जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब ये किसी भी जो कैरेक्टर है उसके एक्सप्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये हो गया आपका क्रोमोसोम का भी जो बेसिक पार्ट है उसके बारे में। नेक्स्ट आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं क्रोमोसोम का। तो सबसे पहला है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक, यहाँ पे शेप दिखता है ना, तो जो क्रोमोसोम का शेप है उसका स्टडी हम लोग एनाफेज में करते हैं। उसमें कब करते हैं, एनाफेज में करते हैं। तो मेटासेंट्रिक, मेटा मतलब मिडिल या सेंटर। ठीक, जब सेंट्रोमियर सेंटर में रहेगा, ठीक, या मिडिल पोजीशन में रहेगा, तो उसको अपन क्या बनाएंगे, मेटासेंट्रिक। जैसे यहाँ पे देखो, ठीक, तो जैसे मैं एक मेटासेंट्रिक बना रहा, ये आपका क्या है, एक मेटासेंट्रिक है जिसके दोनों आर्म क्या है, इक्वल लेंथ के हैं, जिसके दोनों आर्म क्या है, इक्वल लेंथ के हैं। तो अब यहाँ से आपको पता है स्पिंडल फाइबर आके जुड़ेगा, स्पिंडल फाइबर आके जुड़ेगी, इसको खींचेगा इधर, इसको खींचेगा इस तरफ, तो आपका ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये कौन से शेप का है, ये आपका वी शेप का दिखाई दे रहा है। ठीक, तो जितने भी मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है उसका शेप क्या होता है, वी शेप। वी शेप कब दिखाई देगा आपको, एनाफेज में, इसको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट आता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब जो मिडिल पोर्शन है या सेंटर पोर्शन, उससे थोड़ा सी दूरी में अगर सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, तो ऐसे क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ये आपको वी, ठीक है, ये आपको जो है जे शेप का दिखाई देगा। ठीक, कब, जब एनाफेज आएगा तब। नेक्स्ट आता है आपका एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम टीलोमियर से जब थोड़ा सा पहले ही अगर आपका सेंट्रोमियर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलेंगे। ठीक, ये आपका जे शेप या रॉड शेप दिखाई देता है एनाफेज के टाइम। नेक्स्ट आता है आपका टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम।
तो जो टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है वहाँ पे आपका जो सेंट्रोमियर है वो टेलोमियर में प्रेजेंट रहेगा। तो टेलोमियर में प्रेजेंट है, टेलोमियर है नहीं, तो आपको पता है कि टेलोमियर क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ऐसे क्रोमोसोम जो है अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक। जो टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है वो अनस्टेबल हो जाते हैं। और इनका शेप याद रखना आप रॉड से या आई शेप, यहाँ से क्वेश्चन आता है। आप देखो इन दोनों में जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक, कि कभी बोल देता है जे शेप, कभी बोलता है जे या रॉड शेप। तो आपको सिर्फ दो क्रोमोसोम का याद रखना है कि कौन कौन सा बनता है। सबसे पहला मेटासेंट्रिक का याद रखना वी शेप बनता है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। और टेलोसेंट्रिक का याद रखना आई या फिर रॉड शेप बनता है करके। बाकी इन दोनों से जनरली अभी तक क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा गया। तो इन दोनों का जो शेप है इनाफेस का, उसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन क्रोमोसोम बेस्ड ऑन सेंट्रोमियर। जो सेंट्रोमियर है, ठीक, उसके बेसिस पे नंबर ऑफ सेंट्रोमियर है, उसके बेसिस पे आपका क्लासिफिकेशन। मोनोसेंट्रिक नाम से ही पता है, जब एक जो है सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो वैसे क्रोमोसोम को हम मोनोसेंट्रिक बोलेंगे। ये सबसे कॉमन क्रोमोसोम है, ठीक। आपको जितने भी क्रोमोसोम मिलते हैं वो सब क्या होते हैं, जनरली मोनोसेंट्रिक होते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलीसेंट्रिक, ठीक, जब एक जो क्रोमोसोम है उसके बाद बहुत सारे सेंट्रोमियर हो, तो ऐसे क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे, पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक, बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। उसका जो पोजीशन है उसके बेसिस पे, अगर उसका पोजीशन लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड मतलब एक फिक्स पोजीशन में प्रेजेंट है, जैसे ये एक क्रोमोसोम है तो इसका सेंट्रोमियर सिर्फ यहीं पे रहेगा, ये मूव नहीं करेगा, नहीं इधर मूव करेगा नहीं इधर मूव करेगा, तो ऐसे सेंट्रोमियर को क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड सेंट्रोमियर, ठीक। जब उसका पोजीशन एक परफेक्ट जगह में या फिर एक जगह प्लेस पे रहे, वो इधर उधर मूव ना करे, तो इसको क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड सेंट्रोमियर। नेक्स्ट आता है आपका डिफ्यूज्ड सेंट्रोमियर। नेक्स्ट आपका क्या आता है, डिफ्यूज्ड सेंट्रोमियर। तो ऐसा सेंट्रोमियर जिसका पोजीशन एक जगह नहीं रहता, जैसे कि आपको ये वाला एक क्रोमोसोम बता देता हूँ। ये आपका एक क्रोमोसोम है, ठीक, आपको लग रहा है यहाँ पे सेंट्रोमियर, लेकिन सेंट्रोमियर यहाँ 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 मूव करते रहता है, ठीक, हर जगह मूव करते रहता है। तो ऐसे सेंट्रोमियर जो इसका पोजीशन फिक्स नहीं रहता, वो इधर उधर मूव करते रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड सेंट्रोमियर। और ऐसा क्रोमोसोम जिसके पास डिफ्यूज्ड सेंट्रोमियर होता है उसको क्या बोलते हैं, होलोकाइनेटिक या होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ये दोनों टर्म आप लोग याद रखना। जो डिफ्यूज्ड सेंट्रोमियर जिस भी क्रोमोसोम में रहेगा उसको होलोकाइनेटिक या होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। तो अब देखो इसका सेंट्रोमियर मूव कर रहा है तो स्पिंडल फाइबर हर जगह से आके जुड़ेगा, यहाँ पे भी जुड़ेगा, यहाँ भी जुड़ेगा, यहाँ भी जुड़ेगा, सब जगह से आके जुड़ जाएगा और इसको क्या लेगा, ऐसे उठा के ले जाएगा। तो देखो इसका पूरा मूवमेंट, इससे पहले क्या देख रहे थे कि केवल और केवल सेंट्रोमियर ही इधर मूव कर रहा था, लेकिन अब इसमें पूरा का पूरा क्रोमोसोम मूव कर रहा है, होल क्रोमोसोम मूव कर रहा है। और मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक बोलते हैं, इसलिए इसको होलोकाइनेटिक क्रोमोसोम या होलोसेंट्रिक, होलो मतलब पूरी सभी जगह क्या आपका सेंट्रोमियर फैला हुआ है, इसलिए इसको होलोकाइनेटिक या होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। ये आपका हो गया सेंट्रोमियर की बेसिस पे। नेक्स्ट आता है आपका कैरियोटाइप, ठीक। कैरियोटाइप क्या होता है, यहाँ पे आप लोग डायग्राम से समझो। ये हमने मेटाफेज में सेंट्रोम जो क्रोमोसोम है उसको देखा। अब ये क्रोमोसोम को अगर हमको स्टडी करना है, ठीक, इस क्रोमोसोम के बारे में स्टडी करना है, तो ये कुछ क्रोमोसोम इधर है, कुछ इधर है, इधर उधर है, अरेंज नहीं, ठीक। तो ऐसे क्रोमोसोम को क्या करेंगे, हम लोग अरेंज कर देंगे। अरेंज कैसे करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा क्रोमोसोम को पहले रखेंगे, छोटे वाले क्रोमोसोम को उसके बाद रखेंगे। तो ऐसे करके जब अपन इस वाले क्रोमोसोम को क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक। जैसे ये वाला हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप। इसको क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप, ठीक। कैरियोटाइप क्या होता है, जब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रोमोसोम को उसके साइज के बेसिस पे, ठीक, साइज के बेसिस में हम लोग जब उसको अरेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप बोलते हैं, ठीक। इसमें सेंट्रोमियर को हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में लाते हैं। जितने भी इसमें क्या है क्रोमोसोम है उन सबके सेंट्रोमियर को एक स्ट्रेट लाइन में लाते हैं। इसका जो है ये जो है बेस्ड रहता है सोमेटिक क्रोमोसोम के बेसिस पे। जो सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर रहता है उसके बेसिस पे रहता है। जो परफेक्ट और सिमेट्रिकल कैरियोटाइप आपको केवल और केवल मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होने पे ही मिलेगा।
अगर ऐसा नहीं मिला तो जितने भी कैरियोटाइप मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, असिमेट्रिकल कैरियोटाइप बोलेंगे। ये आपका हो गया कैरियोटाइप का। ठीक, अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आपका जो स्ट्रीम जो है लार्ज है या स्ट्रीम जो है स्मॉल, क्रोमोसोम कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। तो स्ट्रीम लार्ज यहाँ पे देखो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, और स्ट्रीम स्मॉल जो है आपके राइट हैंड साइड में है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आइडियोटाइप। ठीक, अब यहाँ पे देखो, और इसको 2n सेल के लिए यूज किए थे ना। अब यहाँ पे देखो मैंने अब उसको क्या कर दिया, इसका कैरियोटाइप बना दिया। किसी ऑर्गेनिज्म में कितने क्रोमोसोम थे, 10 क्रोमोसोम थे, तो मैंने उसका क्या बना दिया, कैरियोटाइप बना दिया। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहाँ है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहाँ है, ऐसा करके तो मैंने क्या किया, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझने के लिए मैंने इसका डायग्राम बना दिया, इस कैरियोटाइप का डायग्राम बना दिया। तो देखो इसका डायग्राम बनाऊंगा तो भी ऐसे बनेगा, इसका डायग्राम बनाऊंगा तो भी ऐसे बनेगा। वैसे इसमें देखो इसका डायग्राम बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा, इसका डायग्राम बनाऊंगा तो भी ऐसे बनेगा। तो मैं दो डायग्राम ना बना के यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डायग्राम बनाता हूँ। इन दोनों क्रोमोसोम के लिए एक डायग्राम बनाऊंगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, दोनों को करेगा। वैसे यहाँ पे इन दोनों का डायग्राम बना के मैं एक बनाऊंगा डायग्राम जो इन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो वैसे करके हम लोग दो डायग्राम ना बना के एक एक डायग्राम बनाते हैं। तो जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है कैरियोटाइप का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियोटाइप बोलते हैं। और ये हमेशा हैप्लॉइड सेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, ये आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, जो हैप्लॉइड सेल होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक, आइडियोटाइप मैंने बताया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, कैरियोटाइप का। ठीक, ये जनरली जो है आइडियोटाइप जो होता है आपका हैप्लॉइड सेल के जो क्रोमोसोम है उसके हिसाब से बनता है। ये आपका हो गया आइडियोटाइप। ठीक है, तो फिर आज का क्लास यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रोमोसोम को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।